दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित लेख फॉर टूरिज्म हियर इज एन इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 प्लान और द प्रिंट में छपे लेख इंडियन ट्रेवल एजेंसीज प्लान वैक्सीन टूरिज्म विद पैकेजेस फॉर यूके, यूएस एंड रशिया के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कोरोना के डर से लोग उभर भी जाएं, पर फिर भी यात्रा करने का जोखिम लेना मुश्किल होगा। इसलिए कोरोना के बाद पर्यटन क्षेत्र का भविष्य क्या होगा, यह वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बनकर उभरा है। दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग पर निर्भर करती है। इसलिए इस मुद्दे पर संजीदा होकर सोचने की जरूरत है। भारत में यात्रा और पर्यटन उद्योग में 42 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार हासिल है। कुल रोजगार अवसर में यह आंकड़ा 8.1% है। पिछले साल इस क्षेत्र ने जीडीपी में 9.3% का योगदान दिया था। साथ ही कुल निवेश का 5.9% इस क्षेत्र को हासिल हुआ था। ये आंकड़े भारत के लिए पर्यटन उद्योग के महत्व को दिखाते हैं। वैश्विक स्तर की यह चिंता भारत के 42 मिलियन लोगों के रोजगार पर भी असर डालती है। इसलिए आज के आर्टिकल में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पर्यटन की परिभाषा क्या है, भारत के लिए इसका महत्व क्या है, पर्यटन के लिए आमतौर पर क्या चुनौतियां हैं, सतत पर्यटन की अवधारणा क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि भारत समेत दुनिया के अन्य देश कोरोना के बाद पर्यटन के लिए आगे की राह क्या अपनाएंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यटन क्या है। UNWTO यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पर्यटन एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अवधारणा है जिसमें लोगों का संचालन या मूवमेंट किसी निजी या व्यावसायिक मकसद से किसी स्थान या देश में होता है। वहीं पर्यटक वह व्यक्ति है जो अपने घर से कम 80 किलोमीटर दूर तक किसी निजी या व्यावसायिक या किसी अन्य कारण से कम 24 घंटे के लिए यात्रा करता है। यह परिभाषा UNWTO ने एक अवधारणा के तौर पर दी है। जरूरी नहीं है कि हर पर्यटन या पर्यटक इस दायरे में आए। इस परिभाषा के मुताबिक पर्यटन को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है डोमेस्टिक टूरिज्म या घरेलू पर्यटन, दूसरा है इनबाउंड टूरिज्म, वहीं तीसरा प्रकार है आउटबाउंड टूरिज्म। डोमेस्टिक टूरिज्म में किसी देश के निवासी अपने ही देश के भीतर यात्रा करते हैं, मसलन दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति का मेघालय जाना। इनबाउंड टूरिज्म में किसी अन्य देश के निवासी का देश में आना, मसलन फ्रांस के किसी व्यक्ति का भारत आना। आउटबाउंड टूरिज्म का उदाहरण है भारत के व्यक्ति का फ्रांस जाना। पर्यटन की परिभाषा से रूबरू होने के बाद बात करते हैं कि इस क्षेत्र का भारत के लिए क्या महत्व है। संस्कृत का एक प्राचीन श्लोक है, अतिथि देवो भवः, यानी मेहमान भगवान का रूप होता है। इस अवधारणा को मानने वाले देश भारत के लिए पर्यटन बेहद पुरानी संकल्पना है। प्राचीन काल से ही भारत में तीर्थाटन की परंपरा रही है, जो कि आज तक मेडिकल टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, इको टूरिज्म जैसी नई संकल्पनाओं के साथ बदस्तूर जारी है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भारत आने वाले कई यात्रियों के यात्रा वृतांत भारत के उस समय के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। मसलन हर्ष के काल में भारत आया चीनी यात्री वेनसांग का यात्रा वृतांत CU की, जिससे हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति का वर्णन मिलता है। महमूद गजनवी के साथ भारत आए अरबी यात्री अल बरूनी की किताब उल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है। इब्न बतूता का यात्रा वृतांत रिहला भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन करता है। इटली के यात्री मार्को पोलो ने पांड्य इतिहास के बारे में लिखा है। भौगोलिक दृष्टि से विविधताओं से संपन्न भारत को इंडिया इज कंट्री ऑफ ऑल सीजन्स के लिए भी जाना जाता है, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक
हर जगह हमेशा एक सा मौसम नहीं होता। साल के 12 महीनों में देश के किसी न किसी हिस्से में ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी का मौसम होता है। भारत की जलवायु उसे साल भर पर्यटन के अनुकूल बनाती है। इस संभावना को समझते हुए पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने देश को पर्यटन का ग्लोबल हब बनाने की बात की थी। साथ ही हर नागरिक से आग्रह किया था कि 2022 तक देश के कम से कम 15 स्थानों की यात्रा के लिए जाएं। इससे डोमेस्टिक टूरिज्म को फायदा पहुंचेगा, लेकिन हमें टूरिज्म में ग्लोबल हब बनने के लिए भी प्रयास करने होंगे। पर्यटन उद्योग के प्रमुख फायदे इस तरह हैं। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। गौरतलब है कि भारत की 72% जनसंख्या 32 साल से कम उम्र की है, जिसकी औसत आयु 29 साल है। इस वर्ग की जनसंख्या से भारत में कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या भी बड़ी है, जिसके लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने में पर्यटन उद्योग बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस उद्योग में न केवल उच्च गुणवत्ता के रोजगार बल्कि अवसंरचना में भी विकास होता है, जिसका प्रभाव निवेश में बढ़ोतरी के तौर पर देखने को मिलता है। साथ ही यह उद्योग सॉफ्ट डिप्लोमेसी में भी भूमिका निभाता है। भारत में पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं। मसलन यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भारत के कुल 38 स्थल शामिल हैं, जिसमें 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी में है। भारत में धार्मिक रूप से विविधता पाई जाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन जैसे सभी धर्मों के प्रमुख स्थल भारत में स्थित हैं। धार्मिक पर्यटन को ब्रांड के तौर पर पेश करके पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी जगह हैं जो केवल भारत में हैं, उनको वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। मसलन मणिपुर में स्थित ईमा की थेल दुनिया का एकमात्र ऐसा बाजार है जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में भारत को 34वां स्थान हासिल हुआ था। इससे भारत को वैश्विक पर्यटन में पहचान मिली है। पर्यटन उद्योग के महत्व को देखने के बाद अब इस उद्योग से संबंधित चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं। वर्तमान में सबसे पहली चुनौती कोरोना महामारी के रूप में सामने आई है। इससे आर्थिक स्तर पर गंभीर नुकसान हुआ है। एक बड़े वर्ग ने रोजगार खोया, वेतन में कटौती हो रही है और कुछ व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। पर्यटन एक तरह से लग्जरी है। अभी लोग अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में ही असमर्थ हैं। ऐसे में पर्यटन उनकी प्राथमिकता नहीं है। जो लोग आर्थिक तौर पर सक्षम भी हैं, वे भी सुरक्षा के लिहाज से घूमने नहीं जाना चाहते हैं। दूसरी चुनौती अवसंरचना और कनेक्टिविटी की कमी है। आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पहुंचना आसान नहीं है, मसलन उत्तर पूर्वी भारत के दुर्गम क्षेत्र। तीसरा मुद्दा एंट्री और एग्जिट का है। ई वीजा की सुविधा के बावजूद पर्यटकों के लिए यह वीजा की प्रक्रिया पेचीदा बनी हुई है। कोरोना के चलते इस प्रक्रिया में और देरी होने की संभावना है। चौथी चुनौती है इस क्षेत्र में कौशल युक्त लोगों की कमी, मसलन बहुभाषी गाइड्स की कमी। हॉस्पिटैलिटी से जुड़े कोर्सेज के बारे में एक तो जानकारी का अभाव है, दूसरा सामाजिक स्तर पर सम्मानीय रोजगार के तौर पर स्वीकार्यता की भी कमी है। साथ ही स्थानीय स्तर पर लोगों में पर्यटन के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को लेकर जागरूकता का अभाव है। इससे पर्यटकों को विश्व स्तरीय पर्यटन की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। एक पांचवी चुनौती है सुरक्षा। हालांकि कोई भी जगह सुरक्षित और असुरक्षित हो सकती है, लेकिन भारत में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों ने विमेन सोलो ट्रैवलिंग को लेकर वैश्विक स्तर पर छवि खराब की है। इसके अलावा महिला अपराधों के प्रति लोगों का संकीर्ण रवैया भी बाहर से आने वाले पर्यटकों के मन में नकारात्मकता को बढ़ाता है। जैसा कि हैदराबाद में हुए रेप और मर्डर के बाद एक फिल्म मेकर का कमेंट, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी आलोचना भी हुई थी। हालांकि बाद में फेसबुक से पोस्ट हटा ली गई, लेकिन इससे महिला पर्यटकों के मन में भारत की नकारात्मक छवि को खत्म नहीं किया जा सकता। इस क्षेत्र से जुड़ी एक और चुनौती है जनसंख्या का बढ़ता दबाव, जिससे असतत पर्यटन की समस्या पैदा हुई है। पर्यटकों से स्थान विशेष की पारिस्थितिकी पर दबाव पड़ता है। इसके समाधान के तौर पर सस्टेनेबल टूरिज्म या सतत पर्यटन की संकल्पना को बल मिला है।
आइए अब देखते हैं कि सतत पर्यटन की अवधारणा क्या है। हर उद्योग के कुछ नकारात्मक प्रभाव होते हैं। ऐसे ही पर्यटन उद्योग में ओवर टूरिज्म है। ओवर टूरिज्म में किसी स्थान पर पर्यटकों की बहुत अधिक संख्या का आना, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव सबसे अधिक मरीन बायोटा पर देखने को मिलता है। इसे काउंटर करने के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म या रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की अवधारणा दी गई है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग उन्हें संरक्षित करते हुए किया जाता है। इसमें नकारात्मक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जाता है। साथ ही स्थानीय लोगों के आर्थिक लाभ और उनके वेल बीइंग को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें स्थानीय लोगों को उन निर्णयों में शामिल करने पर जोर दिया जाता है जिनसे उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता हो, जैसे कि अंडमान निकोबार में पर्यटन का विकास वहां की जनजातियों की अनदेखी करके नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण पर जोर दिया जाता है। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को ध्यान में रखकर सुविधाएं मुहैया कराना। इस दिशा में सुगम्य भारत अभियान के तहत एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक परिवहन को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाने का प्रयास किया गया था। गौरतलब है कि सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत 2015 में दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगम्यता मुहैया कराने के उद्देश्य से की गई थी। इन सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद आइए बात करते हैं उन विकल्पों की जो पर्यटन क्षेत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कोरोना से प्रभावित पर्यटन उद्योग के लिए घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देते हुए कोई रणनीति बनानी होगी, जिससे वे लोग जो देश से बाहर घूमने की प्लानिंग कर रहे थे, देश में ही किसी जगह का चुनाव करें। तकनीक इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती है। होटल्स में तकनीक का इस्तेमाल करके कम से कम टच पॉइंट्स का स्कोप किया जाए, हाइजीन जैसी सुविधाओं को हाईलाइट किया जाए और इतना स्कोप हो कि लोग इन्हें अपने मुताबिक पर्सनलाइज कर सकें। पर्यटन मंत्रालय द्वारा टूरिज्म से संबंधित एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें उन बातों को भी शामिल किए जाने की जरूरत है जो पर्यटन को आसान बनाने में मददगार हो। यूके की वैक्सीन तैयारी के बाद भारत में कुछ ट्रैवल एजेंसीज ने वैक्सीन टूरिज्म का पैकेज देने की बात की है। इसमें टूर के साथ वैक्सीन की कीमत भी शामिल होगी। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन भारत को वैक्सीन के विकास में तेजी से काम करना होगा, जिससे वैक्सीन टूरिज्म जैसे नए आयामों में भारत पीछे ना रहे। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उड़ान जैसी योजनाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है। ऐसी कोई योजना रेलवे में भी लागू की जा सकती है। हमारे विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए प्रसाद यानी पिलग्रिमेज रेजुनोवेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, अपनी धरोहर जैसी योजनाओं को लागू किया गया है। जरूरत है कि ये योजनाएं केवल प्रसिद्ध स्थलों पर ही नहीं बल्कि ऐसे स्थलों पर भी काम करें जिन्हें वैश्विक स्तर पर उतनी पहचान नहीं मिल सकी है। केंद्र सरकार के अतुल्य भारत और देखो अपना देश सीरीज ने इस क्षेत्र में सफलता हासिल की है। इसलिए अतुल्य भारत 2.0 जैसी रणनीति को भी लागू किया जा सकता है। देखो अपना देश सीरीज ने कोरोना के वक्त में लोगों को वेबिनार के जरिए भारत के उन हिस्सों से रूबरू करवाया है जो पर्यटन के केंद्र बनकर उभर सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा और पर्यटकों की सुरक्षा से संबंधित एक मजबूत कानून को लागू किए जाने की भी जरूरत है, जिससे सुरक्षा का मुद्दा भारत में पर्यटन को सीमित ना करे। इसके अलावा आम जन जागरूकता को बढ़ावा देने की भी जरूरत है, जिससे वे अतिथि देवो भवः की संकल्पना को राष्ट्र के स्तर पर अपना सके। पर्यटन उद्योग में पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट की रणनीति को लागू करके ही भारत पधारो मारे देश को गुनगुना सकेगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। पर्यटन क्या है, इस क्षेत्र की चुनौतियां और उनके समाधानों का वर्णन कीजिए।